हाँ जी स्टूडेंट्स, इस ऑडियो लेक्चर के माध्यम से मैं मोहन राकेश द्वारा रचित जो उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, उस उपन्यास की जो कथा वस्तु है वो संक्षिप्त में आप लोगों को बताऊंगी। और इससे पहले हम लोगों ने जो क्लास लगाई थी उस क्लास में आप लोगों को मैंने इस उपन्यास में वर्णित जो प्रमुख समस्याएं हैं उनके बारे में बताया था। तो इस उपन्यास के बारे में जब बात करते हैं तो मोहन राकेश का यह उपन्यास जो है वो 1961 में प्रकाशित हुआ था और यह उपन्यास जो है वो बड़ा ही विशालकाय है, बहुत ही बड़ा उपन्यास है। और इस उपन्यास के जो कुल पृष्ठ हैं, जो कुल पेज हैं वो 539 पेज हैं, बहुत ही बड़ा उपन्यास है। और इस उपन्यास के जो पात्र हैं, विशेष रूप से जब बात हम करते हैं मधुसूदन, हरबंस और नीलिमा, बाकी सारे जो पात्र हैं वो गौण पात्र हैं। और इस उपन्यास के जो मूल पात्र हैं वो सभी पात्र जो हैं वो कुंठा, निराशा, द्वंद्व, तनाव और अकेलेपन की समस्या से जूझ रहे हैं, जिस कारण पाठक को भी यह उपन्यास जो है पढ़ते समय वो तनाव से भरा हुआ ही महसूस होता है। और पात्रों की इन सभी विशेषताओं के बारे में अगर बात करते हैं, जैसे सभी में है कुंठा है, निराशा है, द्वंद्व है, तनाव है, अकेलेपन की समस्या है, ये सभी प्रकार की समस्याएं जो है वो मनोवैज्ञानिकता के साथ संबंधित है। इसीलिए इस उपन्यास को हम समाजवादी उपन्यास ना कहकर मनोवैज्ञानिक उपन्यास कह सकते हैं। यह अंधेरे बंद कमरे जो है एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। और इस उपन्यास की कथा की बात करते हैं तो इस उपन्यास की कथा में जो है वो त्रिकोणात्मक स्थिति है। त्रिकोणात्मक स्थिति इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस उपन्यास की कथा वस्तु जो है वो 3 भागों में बटी हुई है, मतलब 3 प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन जो है उपन्यासकार ने इस उपन्यास में किया है। और इसी विशेषता के कारण जो मोहन राकेश हैं उन्होंने इस उपन्यास की भूमिका में भी लिखा है। ये 3 आप लोगों ने विशेष रूप से बातें याद रखनी है जो कि मोहन राकेश ने उपन्यास की भूमिका में लिखी हैं। वो 3 बातें क्या है? मोहन राकेश के शब्दों में, मैं सोचकर भी तय नहीं कर पा रहा हूँ कि इसे क्या कहूँ। आज की दिल्ली का रेखा चित्र, पत्रकार मधुसूदन की आत्मकथा, या फिर हरबंस और नीलिमा के अंतर्द्वंद की कहानी। ठीक है, तो इस तरह से पता चलता है कि जो मोहन राकेश हैं वो खुद भी किसी ना किसी रूप में द्वंद्व की स्थिति में फंसे हुए हैं, क्योंकि किसी एक कहानी को लेकर जो है वो मोहन राकेश जो है वो नहीं चल रहे। इसमें 3 कहानियां जो हैं वो अलग अलग रूप से चल रही हैं। एक तो दिल्ली का रेखा चित्र, क्योंकि ये सभी पात्र जो हैं वो दिल्ली में ही रह रहे हैं और उनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं वो दिल्ली में ही घट रही हैं और उनका जो वो रह रहे हैं, जिस प्रकार के मोहल्ले में रह रहे हैं, उन सभी बातों का वर्णन इस उपन्यास में आता है, जिसे देखकर पता चलता है कि ये उपन्यास जो है वो दिल्ली से संबंधित है। तो एक तरह से तो वो कह रहे हैं कि मैं इसे दिल्ली का रेखा चित्र कहूँ, और दूसरा जो है वो कह रहे हैं कि हरबंस और नीलिमा के अंतर्द्वंद की कहानी, और एक साइड कहानी चलती है हरबंस और नीलिमा की। ठीक है, और तीसरा जो है वो मधुसूदन, इसमें जो पत्रकार है मधुसूदन, वो अपने शब्दों में जो व्याख्यान कर रहा है, जिन घटनाओं का वर्णन कर रहा है, उसके आधार पर जो मोहन राकेश हैं वो इसे मधुसूदन की आत्मकथा कहकर भी संबोधित कर रहे हैं। वो सही रूप में उन्हें खुद ही नहीं पता कि ये किस तरह का उपन्यास है। ठीक है, 3 कहानियां जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आगे जब सबसे पहला पॉइंट इसके अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं वो आ जाता है हरबंस और नीलिमा जो हैं उनके बारे में, उनके जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं। तो हरबंस और नीलिमा जो है वो पति पत्नी हैं, हरबंस और नीलिमा, और दोनों का जो है वो विवाह जो है वो प्रेम विवाह हुआ है। ठीक है, परंतु उनका जो जीवन है प्रेम विवाह करने के उपरांत जो है उनके जीवन का सभी प्रकार का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाता है और वो एक प्रकार की घुटन, ऊब और एक सारता, एक रस्ता का जो भाव है वो लेकर जीवन व्यतीत करते हैं। और लेखक यहाँ पर बताना चाहता है कि जो हरबंस और नीलिमा है उन दोनों का जीवन जो है
वो सुखांत होने की अपेक्षा क्या है, दुखांत अधिक लगता है। ठीक है, इन दोनों पात्रों के माध्यम से जो मोहन राकेश हैं, उन्होंने जो मनुष्य है उनके मन की बात भी की है। हमारा मन जो है वो दो प्रकार की स्थितियों में रहता है, एक तो चेतन मन और दूसरा अचेतन मन। चेतन मन जब हम एक्टिव होते हैं, जब हमें अपने समक्ष सब कुछ होता हुआ प्रतीत होता है, तो वो चेतन मन होता है। और अचेतन मन कौन सा होता है, जब हम पूरी तरह से एक्टिव नहीं होते, जब हमारी स्मृतियों में, हमारी यादों में जो बातें होती रहती हैं या जो कुछ भी हम जो है सोचते रहते हैं, मतलब कर कुछ और रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं, वो हमारे अचेतन मन से संबंधित होता है। तो इस प्रकार की स्थिति से इस उपन्यास का जो पात्र है हरबंश, वो ग्रसित होता हुआ दिखाई देता है। कभी वो चेतन मन की बात करता है, कभी अचेतन मन की बात करता है। ठीक है, तो हरबंश और नीलिमा जो है, उन दोनों ने प्रेम विवाह तो किया था, परंतु वो आगे चलकर क्या है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। उन दोनों की विचारधारा जो है वो अलग अलग हो जाती है। मतलब वो एक ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, ना तो वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और ना ही एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। एक तरह से वो द्वंद्व की स्थिति में फंस जाते हैं। तो उनके इस प्रकार की स्थिति जो बनती है, उसका प्रमुख कारण क्या है, हरबंश पर आधुनिकता का प्रभाव होना। ठीक है, अब जो हरबंश है वो मॉडर्न पति बनने की धुन में जो उसकी पत्नी है नीलिमा है, उसे नृत्य सीखने के लिए प्रोत्साहन देता है और सोसाइटी में उठने बैठने की तमीज सिखाने के उद्देश्य से जो हरबंश है वो नीलिमा को शराब और सिगरेट पीने के लिए उत्साहित करता है और पराये पुरुषों के साथ खुला व्यवहार करने की खुली छूट देता है। ठीक है, तो इस तरह का जीवन जीने का एक प्रोत्साहन जो है हरबंश नीलिमा को देता है। और धीरे धीरे नीलिमा जब इन सभी बातों को ग्रहण करना शुरू कर देती है, मतलब वो अप टू डेट बन जाती है, तो हरबंश जो है फिर वो उसके ऑपोजिट हो जाता है। फिर आधुनिकता को भूल कर वो उसे सामान्य गृहिणी के समान व्यवहार करने की एक अपेक्षा करता है। ठीक है, परंतु नीलिमा जो है अब आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व करती है और इन सब बातों को लेकर उन दोनों में एक जो है समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो आपको हरबंश के चेतन मन और अचेतन मन की बात की थी, तो हरबंश का जो चेतन मन है, चेतन मन उसका जो एक्टिव, जो जिस समाज में वो रह रहा है, ठीक है, जिस तरह से वो लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है, तो उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि हरबंश जो है वो नीलिमा को आधुनिक नारी बनाने के पक्ष में है, क्योंकि जिस प्रकार के समाज में वो रहता है, जिस तरह के लोगों से वो मिलता है, उसे भी ऐसे लगता है कि हम भी उनके जैसे बने और मेरी पत्नी भी दूसरे की पत्नियों की तरह ही अप टू डेट रहे। ठीक है, आधुनिक नारी बने। तो ये जो समस्या है उसके चेतन मन से जुड़ी हुई है। और अचेतन मन जो उसका अचेतन मन है, अचेतन मन जो उसका है वो पुराने संस्कारों का पालन करता है। ठीक है, ऊपर से तो वो कह रहा है कि मेरी पत्नी जो है वो आधुनिक बन जाए, परंतु अंदर ही अंदर उसे क्या है, अपने पुराने संस्कारों की भी याद आती है और वो उसका जो है विरोध करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो है, परंतु चेतन मन जो है, हरबंश का जो चेतन मन है वो नीलिमा को कुछ ना कुछ बनाने के लिए प्रयत्नशील है। ठीक है, प्रयत्नशील वो रहता है। जैसे जब नीलिमा जो है उसकी नृत्य में भी रुचि है, भरतनाट्यम में उसकी रुचि है, तो उसकी नीलिमा की इसी रुचि को ध्यान में रखते हुए हरबंश जो है उसे यूरोप के दौरे पर भी भेजता है और उसके जो नृत्य के शो हैं वो भी आयोजित करता है। ऊपरी मन से वो ये सब बातें कर रहा है, परंतु उसका जो अचेतन मन है वो उसे ऐसा करने से रोकता है। ठीक है, परंतु ना चाहते हुए भी वो सारी इन सब बातों का आयोजन करता है। मतलब वो द्वंद्व में रहता है कि ऐसा करूं या ना करूं। परंतु
हरबंश जो है जब उसे नीलिमा को रोकने की कोशिश करता है, उसे संस्कारों में रहने की संस्कारों में रहकर जीवन गुजारने की जो एक नसीहत देता है, तो नीलिमा जो है उसका विरोध करती है। तो यहाँ पर फिर एक उपन्यास में हरबंश का संवाद आता है, जिससे पता चलता है कि वो उसका जीवन जो है वो तनाव से भरता जा रहा है। यहाँ पर हरबंश का संवाद है, मैं वर्षों से अपने अंदर तिल तिल के गल रहा हूँ। मुझे कई बार लगता है कि मेरे लिए एक ही उपाय है, और वह यह है कि मैं अपने जीवन का अंत कर दूँ। तो इस तरह से पता चलता है कि हरबंश जो है वो अपनी समस्या का खुद ही एक प्रमुख कारण है, अपने जीवन को समस्याओं से, तनाव से भरने का जो एक प्रमुख कारण है वो हरबंश खुद ही है। और अगला पॉइंट जो आ जाता है कि हरबंश जो है वो अहमवादी है। ठीक है, हरबंश क्या है? अहमवादी है, और नारी के प्रति मध्यकालीन बोध से घिरा हुआ है। मतलब वही प्राचीन हमारी परंपराएं जो हैं कि नारी को क्या है, अपने वश में रखना है। ठीक है, इसकी जो भी ज़रूरतें हैं या जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की भावनाएं जो हैं वो हरबंश के अचेतन मन से घिरी हुई हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की अहमवादी जो भावना है, अहंकारी भावना जो है वो भी हरबंश के चरित्र में देखने को मिलती है। और आगे उपन्यास में जब हम पढ़ते हैं तो प्रेम की तुलना जो है वो ड्राइंग रूम के साथ की गई है। ड्राइंग रूम, ठीक है, ड्राइंग रूम जो बड़ा ही सुंदर सभी के घर में होता है, बड़ा ही सुंदर होता है, उसे बड़ा ही सजाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपन्यासकार हैं उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है कि यह ड्राइंग रूम है प्रेम, और यह ड्राइंग रूम है प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रेम जो है वो ड्राइंग रूम है, और जिस तरह से ड्राइंग रूम का अपना सौंदर्य ही नहीं, अपनी घुटन भी होती है। ठीक है, ड्राइंग रूम बड़ा सुंदर बनाया हुआ है, परंतु उसे चारों तरफ से बंद कर दो, कहीं से हवा का निकास सही तरीके से ना हो तो एक तरह की घुटन बन जाती है। और उसी तरह से प्रेम का भी अपना सौंदर्य ही नहीं, अपनी घुटन भी होती है। ठीक है, प्रेम का सौंदर्य क्या है? जब एक दूसरे को स्वतंत्रता दी जाए, एक दूसरे की त्रुटियों को अपनाना, एक दूसरे की खुशी में खुश रहना, इस तरह की भावनाओं से अगर हम परिपूर्ण हैं तो प्रेम जो है वो ड्राइंग रूम के समान नहीं होगा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें जो है, नीलिमा और हरबंश एक दूसरे को अपनी असफलता और अप्रतिष्ठा के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, नीलिमा और हरबंश एक दूसरे को अपनी असफलता और अप्रतिष्ठता के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। उन दोनों का मानना है कि अगर जीवन में हमें सफलता नहीं मिल रही है, नीलिमा को लगता है कि इसके लिए हरबंश उत्तरदायी है, और हरबंश को लगता है नीलिमा उत्तरदायी है। नीलिमा जो है वो एक अच्छी नर्तकी बनना चाहती है, परंतु वो समझती है कि हरबंश की वजह से मैं अपना एक ये जो प्रतिभा है इसे नहीं निखार सकती। और दूसरी तरफ जो हरबंश है वो एक अच्छा लेखक बनना चाहता है। उपन्यास में हम पढ़ते भी हैं कि हरबंश जो है वो उपन्यास लिखता है, परंतु उसे उसमें सफलता नहीं मिलती, और हरबंश इसका कारण जो है वो नीलिमा को मानता है। परंतु इसके पीछे कारण कुछ और है, क्योंकि हरबंश जो है वो हिस्ट्री का प्रोफेसर है, इतिहास पढ़ाता है, और उसे जो भाषा है उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसीलिए उसकी खुद की एक कमी है जिसके कारण वो उपन्यास नहीं लिख पा रहा, परंतु ये उसके मन की शंका है कि वो नीलिमा को इसका कारण मान रहा है। तो इस तरह से वो दोनों एक दूसरे को अपनी असफलता का कारण मानते हैं। और फिर यहाँ पर हरबंश के अचेतन मन की बात आ जाती है। हरबंश जो है अचेतन मन में नीलिमा के लिए घृणा रखता है। ठीक है, ऊपरी मन से तो वो प्रेम भावना दिखाता है, चेतन मन में तो प्रेम भावना है, परंतु अचेतन मन में क्या है, नीलिमा के लिए घृणा है और शुक्ला के लिए प्रेम है। शुक्ला जो है वो नीलिमा की छोटी बहन है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं नीलिमा से तो घृणा करता है और शुक्ला के प्रति प्रेम की भावना रखता है, और इसी कारण जो है वो भार्गव, विश्वमोहन, सुरजीत और मधुसूदन से भी क्या है, कहीं ना कहीं शुक्ला के कारण जो है वो ईर्ष्या भाव रखता है।
ठीक है। ये जो भार्गव है, विश्वमोहन है, सुरजीत है या मधुसूदन है, ये शुक्ला से कभी शादी करना चाहते थे। ठीक है। तो इसी कारण जब मधुसूदन को पता चलता है तो वो इनका भी विरोध करता है।